तो अब कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के चैप्टर 8, जिस चैप्टर का नाम है बल आघूर्ण समांतर बल, के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो इसके आंकिक प्रश्नों में जो सूत्र यूज होने वाले हैं, पहले तो उन सूत्रों के बारे में जान लें। तो यहाँ पर जो पहला सूत्र है बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंब। तो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ बराबर हो जाएगा F गुणे डी। तो D यहाँ पर लंब है, मतलब लंब की लंबाई है, जिसे हम D से प्रदर्शित करेंगे और बल को हम F से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और दूसरा सूत्र जो यह है, इसे जब यूज करेंगे जब तुला की भुजाएं असमान हो और तुला में पासंग ना हो, तब वास्तविक द्रव्यमान जो होगा W बराबर वह होगा अंडर रूट, जो यहाँ पर W1 है यह पहले पलड़े का भार है और जबकि W2 दूसरे पलड़े का भार है। ठीक है, और तीसरा जो सूत्र यूज होने वाला है वह हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई छड़ है, या इसे हम तुला ही मान लें, मतलब तराजू ही मान लें। तो जब हम इस छड़ी को बीचों बाच से किसी रस्सी में बांधकर इस प्रकार से लटकाएंगे, तो जहाँ पर उस डंडी में हम रस्सी को बांधेंगे या कोई वस्तु बांधेंगे, तो उस स्थान को हम कहते हैं आलंब। और फिर दोनों ओर अलग अलग दूरियों पर अलग अलग भार के हम द्रव्यमान लटकाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जैसे मान लेते हैं कि इस आलंब से A1 दूरी पर एक कोई M1 द्रव्यमान का बांट लटकाया गया है, और फिर आलंब से A2 दूरी पर M2 द्रव्यमान का बांट लटकाया गया है, और फिर आलंब से A3 दूरी पर M3 द्रव्यमान का बांट लटकाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार आलंब से B1 दूरी पर कैपिटल M1 द्रव्यमान का एक बांट लटकाया गया है, और आलंब से B2 दूरी पर M2 द्रव्यमान का एक बांट लटकाया गया है। ठीक है, तो ये बांट इस प्रकार से लटकाए गए हैं कि जो यह छड़ है यह क्षैतिज में हो गई है। ठीक है, क्षैतिज का मतलब बिल्कुल सीधी है, मतलब पासंग नहीं है। ये नहीं कि यह सिरा नीचे है और यह सिरा ऊपर है, या यह सिरा नीचे है यह सिरा ऊपर है, इस प्रकार से नहीं है। यह जो डंडी या छड़ है यह क्षैतिज में है। तो आघूर्ण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, आलंब से जितनी दूरी पर कोई बांट लटकाया गया है उसकी हम पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब B1 गुणे M1, क्योंकि B1 दूरी पर M1 बांट लटकाया गया है, और फिर इसी बाईं ओर B2 दूरी पर M2 बांट लटकाया गया है। ठीक है, मतलब हम B2 की गुणा कराएंगे M2 से। ठीक है, और इसको फिर जोड़ लेंगे, और फिर इधर दाईं ओर A1 दूरी पर M1 बांट लटकाया गया है, मतलब A1 इंटू स्मॉल M1 हो जाएगा, और फिर आलंब से A2 दूरी पर M2 लटकाया गया है, मतलब इसे हम प्लस A2 इंटू M2 कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आलंब से A3 दूरी पर M3 बांट लटकाया गया है, तो इसे भी हम प्लस A3 M3 कर लेंगे। तो बल आघूर्ण के सिद्धांत से जो बाईं ओर के आघूर्णों का योग होगा वह बराबर होगा दाईं ओर के आघूर्णों के योग के। ठीक है, तो यहाँ से यह सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा A1 M1 प्लस A2 M2 बराबर B1 कैपिटल M1 प्लस B2 कैपिटल M2। या इधर 3 बांट होंगे तो हम प्लस तीसरा बांट भी यहाँ पर रख देंगे, और इधर ये तीसरा बांट है तो हम इधर तीसरा बांट कर देंगे। तो मान लेते हैं कि 2 ही बांट हैं तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 होंगे तो हम आगे और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो A1 A2 B1 B2 है ये आलंब से बांटों की दूरियां हैं, और जो यहाँ पर स्मॉल M1 स्मॉल M2 कैपिटल M1 कैपिटल M2 है ये द्रव्यमान है। तो अब इन सूत्रों की सहायता से हम चैप्टर 8 के आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। तो इस पहले सवाल में कह रहा है कि एक किवाड़ को खोलने के लिए कमरे के बाहर खड़ा एक व्यक्ति कब्जे से 0.50 मीटर की दूरी पर 4.5 न्यूटन का बल लगाता है। कमरे के अंदर खड़ा व्यक्ति किवाड़ के कब्जे से 0.30 मीटर की दूरी पर कितना बल लगाकर किवाड़ को बंद रख सकता है। तो मान लेते हैं कि यह एक किवाड़ है जो कि बाहर खड़ा व्यक्ति जो कि खड़ा है 0.50 मीटर की दूरी पर, क्योंकि यहाँ पर सवाल में कहा जा रहा है कि कमरे के बाहर खड़ा एक व्यक्ति कब्जे से 0.50 मीटर की दूरी पर 4.5 न्यूटन का बल लगाता है। ठीक है, तो जो यह बाहर व्यक्ति खड़ा है यह 0.50 मीटर की दूरी पर है और कब्जे पर 4.5 न्यूटन का बल लगा रहा है। इसी प्रकार जो अंदर खड़ा व्यक्ति है वह है 0.30 मीटर की दूरी पर
क्योंकि यहाँ पर सवाल में कहा जा रहा है कि अंदर खड़ा व्यक्ति किवाड़ के कब्जे से 0.30 मीटर की दूरी पर है। तो इस कब्जे से जो यह अंदर खड़ा व्यक्ति है यह है 0.30 मीटर की दूरी पर। तो यह बाहर वाला व्यक्ति इस किवाड़ को खोल रहा है, जबकि अंदर वाला इसे खोलने नहीं देना चाहता है। ठीक है, मतलब यह किवाड़ को बंद रखना चाहता है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि अंदर खड़ा व्यक्ति कितना बल लगाए ताकि बाहर खड़ा व्यक्ति इस किवाड़ को खोल ना सके। तो मान लेते हैं कि कब्जे से जो यह बाहर खड़ा व्यक्ति है इसकी जो दूरी है वह है 0.50 मीटर, और जो कि दूरी को हम D से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे मान लें D1 और इसे मान लें D2, जो कि कब्जे से 0.30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, और जो यह बाहर खड़ा व्यक्ति बल लगा रहा है 4.5 न्यूटन का, इसे मान लेते हैं F1, और मान लेते हैं कि जो यह अंदर खड़ा व्यक्ति है यह F2 बल लगा रहा है। ठीक है, और जिसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लिया गया है कि माना अंदर खड़े व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल F2 है, तब आघूर्ण के सिद्धांत से टाउ बराबर F इंटू डी होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F2 गुणे D2 बराबर होगा F1 गुणे D1 के। तो यहाँ पर F2 चूंकि हमें ज्ञात करना है तो F2 की जगह F2 और D2 का मान है 0.30 और बराबर F1 का मान है 4.5 और गुणे D1 का मान है 0.50। तो चूंकि हमें F2 का मान ज्ञात करना है इसलिए F2 बराबर क्या हो जाएगा, जो यह 0.30 से उठकर जब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इधर हमारे पास 4.5 गुणे 0.50 तो ऑलरेडी है, और जब यह 0.30 उठकर इधर आएगा तो 0.30 बटे में हो जाएगा। तो ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इस दशमलव से यह दशमलव कट जाएगा, और जब यह दशमलव कटेगा तो चूंकि दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए नीचे 1, यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। तो इस 0 से यह 0 कट जाएगा और ये दोनों संख्याएं 15 से कट जाएंगी। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो यह हो जाएगा 3 पचे 15 और बटे में 2। तो जब हम 2 से 15 में भाग कराएंगे इस प्रकार से तो यह आ जाएगा 7.5। तो लिखेंगे F2 बराबर 7.5। तो चूंकि यह बल है और बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो यहाँ पर लिख दें न्यूटन। मतलब अंदर खड़े व्यक्ति को 7.5 न्यूटन का बल लगाना चाहिए, तब किवाड़ नहीं खुल पाएगा। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब अगला सवाल आप अपनी पुस्तक में ही देख लीजिए। कह रहा है कि एक तुला की भुजाओं की लंबाइयां आलंबन बिंदु से क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। एक वस्तु को बड़ी भुजा वाले पलड़े पर रखकर दूसरे पलड़े पर 600 ग्राम का बांट रखने पर तुला दंड क्षैतिज हो जाता है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह है तुला दंड, ठीक है, और इस दंड का यह है आलंब। तो इस आलंब बिंदु से इस भुजा की जो लंबाई है वह है 15 सेंटीमीटर और इस भुजा की आलंब बिंदु से जो लंबाई है वह है 10 सेंटीमीटर। और चूंकि सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को बड़ी भुजा वाले पलड़े पर रखकर दूसरे पलड़े पर 600 ग्राम का बांट रखने पर तुला दंड क्षैतिज हो जाता है। तो चूंकि यह है बड़ी भुजा और इस बड़ी भुजा पर जो पलड़ा है इस पलड़े पर कोई वस्तु रखी गई है और दूसरे पलड़े पर 600 ग्राम का बांट रखा गया है। तो हमें यहाँ से यह पता करना है कि जो इस बड़ी भुजा पर वस्तु रखी गई है इस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो मान लेते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान m2 है और जो यहाँ पर यह 600 ग्राम दिया है यह m1 है और छोटी भुजा को यहाँ पर A1 और बड़ी भुजा को यहाँ पर A2 माना गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर चित्र में है वही यहाँ पर मान लिया गया है कि छोटी भुजा की लंबाई A1 जो कि है 10 सेंटीमीटर और छोटी भुजा वाले पलड़े का जो द्रव्यमान m1 है वह है 600 ग्राम तथा बड़ी भुजा की जो लंबाई है वह है A2 जो कि है 15 सेंटीमीटर और बड़ी भुजा वाले पलड़े की जो लंबाई है उसे हमने मान लिया है कि m2 है। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ से m2 का मान ज्ञात करना है। तब आघूर्ण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, जैसे कि तीसरे सूत्र के निगमन में हमने यह सीखा था कि m1 गुणे A1 हो जाएगा और जो कि यह बराबर होगा m2 A2 के। अब यहाँ पर हम सबके मान रख दें तो m1 का जो मान है वह है 600
गुणे A1 का जो मान है वह है 10 बराबर M2 का मान हमें फाइंड करना है और A2 का जो मान है वह है 15 सेंटीमीटर। तो चूंकि यहाँ पर हमें M2 का मान ज्ञात करना है इसलिए इस 15 को उठाकर इधर रख दें। तो इधर हमारे पास 600 गुणे 10 ऑलरेडी है और जब यह 15 उठकर इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा और इधर रह जाएगा सिर्फ M2। तो यहाँ से 15 अक्कम 15, 15 चक्कू 60 और यह 0। तो यहाँ बचा 40 और गुणे में यहाँ पर है 10। तो 10 और 40 की जब गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 400। मतलब M2 का मान आ गया 400। तो चूंकि यह द्रव्यमान है और द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम या ग्राम रखेंगे, तो चूंकि यहाँ पर ग्राम की बात की गई है इसलिए यहाँ पर हम ग्राम रखेंगे। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब तीसरे सवाल में कह रहा है कि एक हल्की छड़ 4 मीटर लंबी है। छड़ एक आलम पर टिकी है। छड़ के बाएं सिरे पर 3 किलोग्राम का पिंड, सिरे से 1 मीटर भीतर की ओर 2 किलोग्राम का पिंड तथा छड़ के दाएं सिरे पर 7 किलोग्राम का पिंड लटका है। छड़ क्षैतिज दिशा में संतुलन की स्थिति में है। छड़ के बाएं सिरे से आलंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमारे सवाल में जो जो दिया है हमने यहाँ पर लिख लिया है। छड़ की लंबाई 4 मीटर दी हुई है तो हमने यहाँ पर छड़ की लंबाई 4 मीटर लिख ली है और छड़ के बाएं सिरे पर पिंड का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है और बाएं सिरे से 1 मीटर भीतर की ओर पिंड का जो द्रव्यमान दिया है वह 2 किलोग्राम दिया है। छड़ के दाएं सिरे पर जो पिंड का द्रव्यमान दिया है वह 7 किलोग्राम दिया है और सवाल ने छड़ के बाएं सिरे से आलंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए कहा है। मतलब बाएं सिरे से हमें आलंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि यह एक हल्की छड़ है और इस छड़ का जो आलंब है वह यहाँ पर है। तो इस छड़ का दायां सिरा यह है और बायां सिरा यह है। तो सवाल ने कहा है कि छड़ के बाएं सिरे पर जो पिंड का द्रव्यमान है वह है 3 किलोग्राम। ठीक है, तो यह बायां सिरा है तो बाएं सिरे पर जो पिंड का द्रव्यमान है वह है 3 किलोग्राम जिसे हमने M1 मान लिया है। ठीक है, और फिर सवाल ने कहा है कि सिरे से 1 मीटर भीतर की ओर पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। तो चूंकि यह छड़ का सिरा है तो यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर 2 किलोग्राम का एक पिंड है जिसे हमने M2 मान लिया है। और फिर कह रहा है कि छड़ के दाएं सिरे पर पिंड का द्रव्यमान 7 किलोग्राम है। तो छड़ का दायां सिरा यह है और जिस सिरे पर 7 किलोग्राम का द्रव्यमान है, तो चूंकि यह बड़ा द्रव्यमान है इसलिए इसे हमने कैपिटल M1 मान लिया है। तो हमें यहाँ से यह पता करना है कि इस बाएं सिरे से इस आलंब की दूरी कितनी है। तो मान लेते हैं कि इस बाएं सिरे से जो आलंब की दूरी है वह है A1 और दूसरे पिंड की जो दूरी है आलंब से वह है A2। तो चूंकि जो यह छड़ की लंबाई है वह है 4 मीटर, तो यह दूरी कितनी रह जाएगी। तो यहाँ से मतलब ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक है 4 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर है आलंब और इस सिरे से इस आलंब की जो दूरी है वह है A1। ठीक है, हमने A1 माना है। तो यह दूरी कितनी रह जाएगी। देखिए, क्योंकि पूरी दूरी है 4 मीटर तो यह दूरी कितनी रह जाएगी। हम 4 में से A1 घटा दें तो पता चल जाएगा कि यह दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है। मान लेते हैं कि A1 की दूरी यदि 2 मीटर है तो यह भी 2 मीटर है और यदि A1 की दूरी 3 मीटर है तो यह दूरी 1 मीटर रह जाएगी। ठीक है, मतलब आलंब से बाएं सिरे तक की जो दूरी है वह है 4 माइनस A1। अब देखिए, चूंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह है A1, तो चूंकि हमें A1 ज्ञात करना है इसलिए सब कहीं A1 होना चाहिए ताकि हम उस A1 का मान ज्ञात कर सकें। तो हमें इस A2 को भी हटाना होगा। तो इस A2 की जगह पर क्या हो सकता है, चूंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह है A1 और इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह है 1 मीटर यहाँ पर। ठीक है, तो यह दूरी कितनी रह जाएगी। A1 में से हम 1 घटा देंगे तो यह पता चल जाएगा कि यह दूरी कितनी है। ठीक है, मतलब इस A2 की जगह पर हम लिख सकते हैं A1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है A1 माइनस 1। तो चूंकि छड़ के बाएं सिरे से आलंब की जो दूरी हमने मानी है वह मानी है A1, तो यहाँ पर A1 हमें ज्ञात करना है। तो अब हम इसमें आघूर्ण सिद्धांत लगा दें जो कि यह होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आघूर्ण सिद्धांत से। तो आघूर्ण सिद्धांत क्या होता है, हम स्टार्टिंग में सीख चुके हैं कि M1 A1
और प्लस A2M2। तो A2 की जगह पर यहाँ पर हमने A1 माइनस 1 रखा है, तो प्लस A1 माइनस 1 और गुणे M2, और जो कि बराबर होगा कैपिटल M1 गुणे 4 माइनस A1। अब हम इसमें सबके मान रख दें, तो M1 का मान है 3 किलोग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे A1 प्लस A1 माइनस 1 और M2 का मान है 2 किलोग्राम, तो यहाँ पर गुणे 2 बराबर कैपिटल M1 का मान है 7 किलोग्राम, तो 7 और ब्रैकेट में 4 माइनस A1। अब जो ये ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट खोल लें, तो यह तो हो जाएगा 3A1 प्लस 2A1। जब यह ब्रैकेट खुलेगा तो 2 की गुणा दोनों से कराएंगे, तो 2A1 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4 की गुणा 7 से कराएंगे, तो यह हो जाएगा 28 और माइनस 7A1। तो चूंकि हमें A1 ज्ञात करना है, इसलिए A1 वाले सब एक तरफ ले आए, तो इधर देखिए 3A1 और 2A1 यह हो जाएगा 5A1, और जो यह माइनस का 7A1 है यह जब उठकर इधर आएगा तो प्लस का 7A1 हो जाएगा, और इधर 28 और जो यह माइनस का 2 है उठकर इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 और 5 12A1 हो जाएंगे, और इधर हो जाएगा 28 और 2 30। तो यहाँ से A1 बराबर क्या हो जाएगा 30/12। तो चूंकि यह संख्या 6 से कट जाएगी, तो 6 दूनी 12 6 पंचे 30, तो A1 बराबर आ जाएगा 5/2, और 5/2 को हम 2.5 लिख सकते हैं, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2.5। जब 2 से 5 में भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 2.5। तो चूंकि यह बाएं सिरे से आलंब की दूरी है, तो दूरी का मात्रक यहाँ पर रखेंगे मीटर, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब चौथे सवाल में कह रहा है कि एक वस्तु को किसी तुला के एक पलड़े पर रखने पर उसका द्रव्यमान 45 ग्राम तथा दूसरे पलड़े पर रखने पर 80 ग्राम आता है, वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो पहले पलड़े पर वस्तु का जो द्रव्यमान है वह है 45 ग्राम, तो इसे हम W1 मान लें, और तथा दूसरे पलड़े पर जो वस्तु का द्रव्यमान है वह है 80 ग्राम, तो इसे हम W2 मान लें। अब हमें चूंकि वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो इसे मान लें सिर्फ W। ठीक है, तो वास्तविक द्रव्यमान का जो यह सूत्र होता है W बराबर √W1 गुणे W2, तो इस सूत्र से W बराबर क्या हो जाएगा √W1 का मान है 45 और गुणे W2 का मान है 80 बराबर √45 और 80 की गुणा कराएंगे तो 45 8 360 और 1 यह 0, तो 3600 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो यह आएगा 60, क्योंकि 60 की जब गुणा कराएंगे तो 3600 हो जाएगा। तो चूंकि यह भार है और भार का मात्रक रखेंगे किलोग्राम या ग्राम, तो चूंकि यहाँ ग्राम दिया है इसलिए यहाँ पर ग्राम लिखेंगे, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 5वें सवाल में कह रहा है कि एक तुला के पलड़े समान द्रव्यमान के हैं परंतु उसकी भुजाएं समान लंबाई की नहीं है। किसी अनाज की बोरी को एक पलड़े पर रखकर तोलने पर उसका द्रव्यमान 81 किलोग्राम तथा दूसरे पलड़े पर रखकर तोलने पर 100 किलोग्राम आता है, बोरी का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यह भी सवाल चौथे सवाल के जैसा ही है। तो इस सवाल में पहले पलड़े पर जो अनाज का द्रव्यमान W1 है वह है 81 किलोग्राम तथा दूसरे पलड़े पर अनाज का जो द्रव्यमान W2 है वह है 100 किलोग्राम। ठीक है, और मान लिया कि वास्तविक द्रव्यमान W है, तब वास्तविक द्रव्यमान W बराबर √W1 गुणे W2 से क्या हो जाएगा, W बराबर W1 का मान है 81 और गुणे W2 का मान है 100, तो यह हो जाएगा 8100 और 8100 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो W बराबर आ जाएगा 90। ठीक है, क्योंकि 90 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 8100। तो चूंकि यहाँ पर जो भार का मात्रक है वह किलोग्राम है तो यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम, अतः वास्तविक द्रव्यमान 90 किलोग्राम है, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर।
अब इस छठे सवाल में कह रहा है कि एक कुम्हार के चाक में गड्ढा कीलक से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। गड्ढे में डंडा लगाकर कुम्हार उस पर 40 न्यूटन का बल लगाता है। कीलक पर आरोपित बल आघूर्ण कितना होगा? तो छठे सवाल में कीलक से जो दूरी d है वह है 50 सेंटीमीटर। चूंकि दूरी को हम d से प्रदर्शित करते हैं इसलिए d बराबर 50 सेंटीमीटर और जो बल दिया है वह दिया है 40 न्यूटन। तो चूंकि यहाँ पर जो बल है वह है MKS पद्धति में, क्योंकि यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन रखा गया है तो हमें इसे भी MKS पद्धति में बनाना होगा जैसे कि पहले चैप्टर में बनाया करते थे। तो चूंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है जिसे हमें मीटर बनाना है तो हमें 100 से भाग कराना होगा तो यह बन जाएगा मीटर। तो जब हम इसे काटेंगे तो 50 कम 50, 50 दूनी 100 तो यह आ जाएगा 1/2 मीटर। और हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है, मतलब टाउ हमें ज्ञात करना है क्योंकि बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? F गुणे D। तो वही सूत्र हम यहाँ लगा दें, टाउ बराबर F गुणे D। तो यहाँ F का मान है 40 और गुणे D का मान है 1/2। तो 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 0 तो यह आ जाएगा 20 जो कि है टाउ का मान। और चूंकि टाउ का मात्रक होता है न्यूटन मीटर तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन मीटर। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चैप्टर 8 में सिर्फ 6 ही आंकिक प्रश्न थे जो कि सारे सवाल हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में चैप्टर 9 करेंगे।